दोस्तों आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, यानी नियोजन के बारे में। इस क्लास से पहले एक क्लास और हम दे चुके हैं नियोजन के बारे में, मतलब एक क्लास पहले नियोजन का करवा चुके हैं। यहाँ पे ये जो है सेकंड क्लास है और इसमें हम लोग नियोजन में जितने भी और टॉपिक्स बाकी है, जो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है या फिर आपके इस चैप्टर में है, तो उन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेंगे। ओवरऑल यहाँ पे ये चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स है सब आज कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपके लिए काफी खास क्लासेस होने वाली है, तो आप अच्छे से अटेंड करिए, प्रॉपर यहाँ पे देखिए। और अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और चैनल को अगर अभी तक भी आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आप क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ठीक है। अभी यहाँ पे चलिए हम लोग सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग के पास हमारे पास जो पहला जो टॉपिक है वो क्या है, वो है यहाँ पे नियोजन प्रक्रिया में निहित आवश्यक कदम। मतलब नियोजन में कौन कौन से ऐसे आवश्यक कदम होते हैं उसके बारे में बात करना है। मतलब नियोजन के अंतर्गत, मतलब नियोजन जो प्रक्रिया है, नियोजन क्या होती है, नियोजन प्रक्रिया के बारे में आपको बता चुके थे कि नियोजन किसी काम को कब करना है, कैसे करना है, किस व्यक्ति से करवाना है, कैसा खर्च आएगा, किस तरीके से होगा, तो ये सारा चीज का प्लान करना है, ये सब के बारे में सोचना, मंथन करना, वो क्या कहलाती है, नियोजन कहलाती है। नियोजन जो है किसी काम को करने से पहले उसके बारे में जो है पता करना, उसके बारे में जो है योजना बनाना, उसको नियोजन कहते हैं। ये आपको पहला क्लास में बता चुके हैं। अभी यहाँ पे नियोजन प्रक्रिया जो होती है उसमें जो उसके अंदर जो है कौन कौन से आवश्यक कदम होते हैं, तभी हम मानेंगे कि वो एक सफल नियोजन है, मतलब वो एक जो है प्रभावी नियोजन है। तो कैसे, देखिए वो अगर इस तरीके से होती है तब जाके, जैसे पहला यहाँ पे देखिए लक्ष्यों अथवा उद्देश्यों को निर्धारित करना सबसे पहला काम होता है नियोजन प्रक्रिया में। मान लीजिए अब जो है आपको कोई भी काम स्टार्ट करना है, तो जैसे मान लीजिए आपको एक काम स्टार्ट करना, ठीक है, आपको एक काम स्टार्ट करना है कि आपको एक कपड़ा का फैक्ट्री स्टार्ट करना है, ठीक है, कपड़ा का एक फैक्ट्री स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कपड़ा का फैक्ट्री स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। आप ये क्या किया, आप ये लक्ष्य आपका है कि हमें जो है कपड़ा का एक फैक्ट्री या फिर कपड़ा का एक दुकान स्टार्ट करना है, तो ये आपके लिए क्या हो गया, ये लक्ष्य हो गया। तो आप सबसे पहला कदम ये होता है, आप लक्ष्य या उद्देश्य आप डिसाइड करिए कि क्या आपको करना है। तो यहाँ पे नियोजन प्रक्रिया में निहित जो है सबसे प्राथमिक कार्य होता है लक्ष्यों अथवा उद्देश्यों का निर्धारण करना। कि आप पहले तो ये डिसाइड करोगे ना कि आप किसके लिए काम कर रहे हो। आप जैसे अभी अगर बात करें, आप बोर्ड परीक्षा के लिए काम कर रहे हो कि आपको बोर्ड परीक्षा अच्छा मार्क्स लाना है, तो आप पहले तो आपका एक लक्ष्य डिसाइड है कि हमें इतना प्रतिशत मार्क्स लाना है, और ये बात श्योर है, आप डिसाइड कर ही लो। मतलब ये सोच रहे हो कि जो भी आ जाएगा तो ये गलत बात है। आप डिसाइड कर लो कि ऑलमोस्ट हमें इतना लाना है और उतना के लिए आप मेहनत करो, तब ज्यादा अच्छा होगा। अभी यहाँ पे क्या है, आपका लक्ष्य और उद्देश्य जो है ये निर्धारित आप कर लिए हैं, ठीक है। नियोजन का जो पहला कार्य है वो आप कंप्लीट कर चुके हैं। अभी यहाँ पे जो सेकंड है वो क्या है, सूचनाओं का जो है, सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण। सबसे पहले ये जो है सूचना क्या होती है, सूचना मतलब किसी के बारे में इंफॉर्मेशन, तो इसके बारे में क्या है, संकलन अथवा विश्लेषण। तो यहाँ पे ये क्या होती है, संकलन अथवा विश्लेषण। सर इतना ज्यादा हिंदी, ऑब्वियसली आप लोग हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑब्वियसली हम जो है अलग से इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को प्रोवाइड करेंगे क्लासेस वगैरह, क्योंकि आप लोग में नहीं चाहते हैं कि ज्यादातर हम इंग्लिश वर्ड यूज करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जितना ज्यादा इंग्लिश वर्ड अगर आप सीखोगे, जितना ज्यादा उतना अच्छा होगा। इवन जब मेरा क्लासेस हुआ करता था और जब मेरा हिंदी मीडियम से जब था क्लास एग्जाम देना हुआ था, तो उस समय हम क्या किए थे, आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास टाइम बच गया था बहुत ज्यादा, इसलिए हम अपना पूरा मतलब अच्छे से लिखे। और मतलब और बहुत बड़ा स्टोरी है उसके पीछे। सबसे पहले आप ये जान लो कि हम जो मतलब अकाउंट में अगर सवाल बनाए ना, तो उसको हिंदी में भी लिख रहे थे परिभाषा और उसके नीचे में इंग्लिश में भी लिख रहे थे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पूरा में पूरा बनाना है और सही तरीके से बनाना। मेरे पास टाइम बच गया था, हम इसलिए ऐसा कर रहे थे, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब आपको नहीं करना है, मतलब हम ऐसा किए थे। तो हमारा यहाँ पे एक लक्ष्य था कि हम ये काम करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। वो लक्ष्य हम लोग का पहला नियोजन में क्लियर हो गया। उसके बाद जो सूचना थी उसका संकलन एवं विश्लेषण हम लोग किए। यहाँ पे देखिए सूचना का जो संकलन एवं विश्लेषण क्या होता है। जैसे अब देखिए कपड़ा का दुकान आप खोले हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ आप ही इस देश में है जो पहला कपड़ा का फैक्ट्री आप खोल रहे हैं। आपको अगर कपड़ा का फैक्ट्री खोलना है तो आप जरूरी नहीं कि आप, मतलब जरूरी नहीं, ऑब्वियसली आप नहीं है, आप ऐसा नहीं है कि आप पहला कपड़ा का फैक्ट्री खोल रहे हैं। और भी कई सारे लोग होंगे जो कि मतलब सफल हुए होंगे, बहुत लोग फेल हो गए होंगे। आखिर वो क्यों फेल हुए, आखिर वो क्यों सफल हुए, आखिर उनको कितना लाभ हुआ, कितना खर्च आया,
ये सारे बातों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, या फिर मतलब जो हमारे अभी कंपटीटर है, अगर मान लीजिए हम पटना में अगर दुकान खोल रहे हैं तो वो पटना में जो हमारा कंपटीटर है वो कैसा है, वो कितना दाम कम में जो है वस्तु को या फिर उत्पादन को उपलब्ध करवा रहा है मार्केट में। तो ये सारा चीज के बारे में जो सूचना होती है उसको संकलन किया जाता है, उसको एकत्रित किया जाता है। तो ये क्या होता है, नियोजन का सेकंड काम होता है। पहला तो हम ये डिसाइड कर लिए कि हमें कपड़ा वाला फील्ड में काम करना है, कपड़ा फैक्ट्री में। अब डिसाइड करेंगे भाई कपड़ा फैक्ट्री में और सब लोग जो है वो किस तरीके से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे आप डिसाइड करते हो कि भाई हमें तो 90% लाना है, लेकिन मेरा फ्रेंड जो है उसको भी तो 90% लाना है, वो भी बोला था, वो किस तरीके से तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली ये होती है, वो किस तरीके से तैयारी कर रहा है। अरे यार वो तो मतलब बहुत अच्छा खासा पढ़ रहा है, सुबह में उठ के पढ़ रहा है, आप लोग भी पढ़ा करो। तो यहाँ पे वैसे आप ये देख लिए कि वो भी सुबह से पढ़ रहा है, आप भी कोशिश करोगे नहीं है भाई हमें भी सुबह में उठना होगा ताकि हम भी अच्छा मार्क्स ला पाए। वैसे ही कपड़ा में भी है, अरे यार ये तो मतलब जो हम कपड़ा बनाने वाले हैं वो तो मतलब ये 400 में उपलब्ध करवा रहा है, लेकिन मेरा तो कॉस्टिंग 500 का आ रहा है, मतलब हम 500 में उपलब्ध करवाएंगे। तो उस चीज को आप नियोजन करके देखोगे, जहां पे कटौती करना होगा आप उस तरीके से करोगे और आप भी 400 में लाओगे। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाती है सूचनाओं का संकलन विश्लेषण। उसके बाद आगे देखिए नियोजन के आधारों का निर्धारण करना। नियोजन के आधार, अब ये क्या होती है, नियोजन के आधार की अगर बात करें तो सबसे पहले नियोजन का आधार ये होता है कि जो हम मतलब प्लान किए हैं, जो हमारा लक्ष्य हुआ उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो आ गया, अब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और भी चाहिए। जैसे कितना विक्रय होगा, कितना खर्च आएगा, उसके बाद जो है कितना लेबर की जरूरत होती है, ये सब क्या होती है, आधारभूत इकाई होती है। मतलब इसके बिना जो है आप कोई भी उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो उस चीजों का, उस आधार को आपको ज्ञात करना है, उसके बारे में जो है उसका निर्धारण आपको करना है। कोई भी काम, जैसे आप कपड़ा में फैक्ट्री में है तो आपको कितना लेबर की जरूरत होगा, कितना जो है कपड़ा बनाने के लिए जो कच्चा माल होता है, अगर कपास वगैरह होती है तो इस सब की जरूरत पड़ेगी। तो इस सब का आपको एक जो है योजना बनाना होगा, एक मतलब लिस्ट बनाना होगा। तो ये हो जाती है नियोजन के आधारों का निर्धारण करना। उसके बाद वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण करना। वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण करना ये क्या होता है, तो देखिए वैकल्पिक क्या होता है, मतलब आप जो है सबसे बेस्ट, मतलब अगर मान लीजिए आप पटना में अगर अपना व्यवसाय जो है वो आप स्थापित कर रहे हैं, तो आपके पास और भी तो ऑप्शन होंगे, जैसे कोलकाता में कर लेते हैं या फिर दिल्ली में कर लेते हैं या फिर कोई एक स्मॉल सिटी में कर लेते हैं, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, इन सब जगहों पे कर लेते हैं। लेकिन ऐसा आप क्यों नहीं किए, ऐसा आप क्यों नहीं किए? आप देखे होंगे कि ऑब्वियसली वहां पे हमें खर्च ज्यादा लग रही थी, या तो इलेक्ट्रिसिटी बिल वहां पे ज्यादा थी और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल कम है, या फिर यहाँ पे लेबर सस्ता में मिल जाता है, या फिर यहाँ के लोग जो है आसपास में वो सब अच्छा है। तो मतलब वैकल्पिक सबसे सर्वश्रेष्ठ जो रास्ता होगा, जो सबसे अच्छा तरीका होगा उसका निर्धारण करना। तो यही हो जाता है वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण करना। कार्य करने का सर्वश्रेष्ठ तरीकों का चयन। देखिए बिल्कुल मिलता जुलता ही है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। देखिए कार्य जो हम करेंगे ना उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या होगा, इसमें तो हम ये डिसाइड किए कि मतलब और भी कितने कितने तरीके हैं, मतलब जैसे जहां पे कम कुछ खर्च लग सकती है तो उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा। मतलब बेसिकली यहाँ पे स्थान के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे कार्य का सर्वश्रेष्ठ तरीके का चयन, मतलब यहाँ पे जो आप कार्य करेंगे उसका सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होगी। जैसे अगर बात करें कार्य करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीके का चयन, कपड़ा उत्पादन आप कर रहे हैं, अब आप ये सोचोगे आज के इस भागदौड़ परिवर्तनशील वातावरण में कि हम जो हाथ से बिनवाएंगे, मतलब जो लेबर होंगे वो हाथ से कपड़ा बनाएंगे, नहीं करेगा आपके यहाँ काम, वो कहीं और जाके भी काम कर सकता है, तो इसलिए आपके यहाँ काम नहीं करेगा। तो आपको आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको काम करवाना होगा। कार्य करने का सबसे तरीका आपको चुनना होगा, किससे हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं कम कीमतों पर, मतलब कम संसाधन का इस्तेमाल करके हम ज्यादा से ज्यादा मतलब उत्पादन कर सकते हैं। तो ये आपको चुनना होगा। उसके बाद योजना तैयार करना। ये क्या होती है, योजना तैयार करना। कोई भी आप काम करोगे, जैसे कपड़ा का फैक्ट्री बनाओगे आप, तो उसके लिए आप योजना तैयार करोगे, सारा चीज मतलब हर एक चीज, ये सारा जो सोचना है उसका एक लिस्ट बनाओगे अच्छे से। तो ये भी एक नियोजन का ही क्या होती है, यहाँ पे इस नियोजन में निहित आवश्यक कदम होती है ये। उसके बाद है क्या चीज, आवश्यक उप योजनाओं का निर्माण करना। देखिए आप जो है योजना का निर्माण करेंगे, जैसे आपको कपड़ा का, ये कपड़ा के बारे में आप डिसाइड कर लिए कपड़ा फैक्ट्री खोलना है, लेकिन आपको इसमें बहुत सारे उप जो है क्या योजना बनेगी कि अभी जो है मतलब कपास वहां से लाना है, उसके बाद लेबर इतना चाहिए, तो ये सब क्या हो गया, उप योजना हो जाएगी कुछ कुछ चीजें, तो ये हो जाती है। उसके बाद है क्रियाओं का समय एवं क्रम निर्धारण करना। क्या आप ये डिसाइड करोगे कि सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें ये करना है कि एक जमीन लेना है, लीज पे ले या फिर खरीदे या फिर रेंट पे ले, तो एक जमीन लिए, वहां पे अपना मतलब पूरा तैयार किए, फैक्ट्री तैयार किए,
पहला काम जमीन को लेना, उसके बाद अगला जो है फैक्ट्री तैयार करना, तीसरा लेबर। ऐसे आप क्रम निर्धारित कर लीजिए कैसे कैसे काम को करना है और समय क्या होना चाहिए, कब मतलब जैसे अगर हमें फैक्ट्री बनाना है तो इस डेट तक हमको पूरा करना है, तो एक डेट निश्चित कर लिए। तो समय और क्रम निर्धारण करना, ये भी क्या होती है, नियोजन प्रक्रिया के में निहित आवश्यक कदम होती है। उसके बाद आगे बात करें कर्मचारियों की भाग्यता प्राप्त करना। कर्मचारियों की भाग्यता प्राप्त करना मतलब हर एक कर्मचारी को उसका भाग्यता होना चाहिए। मतलब एक व्यवसाय तभी सफल हो सकती है जब हर एक कर्मचारी उसमें खुल के भाग ले, अच्छे से भाग ले, और वो ये सोचे कि नहीं, इस फर्म का विकास, इस कंपनी का विकास, इस व्यवसाय का विकास हमारा विकास है। जब तक हर एक जो है मतलब कर्मचारी रहेगा वो ये मन में नहीं सोचेगा, तब तक एक व्यवसाय का विकास नहीं हो सकता है। तो हर एक कर्मचारी को भाग्यता के अकॉर्डिंग काम करना है और सभी को उसका उत्तरदायित्व समझाना, उसको नियोजन प्रक्रिया के बारे में बताना है कि इस तरीके से तुम्हारा काम है और इस तरीके से तुम नियोजन करोगे, अच्छे से काम करोगे। तो ये वो हो जाती है क्या चीज, कर्मचारियों की भाग्यता प्राप्त करना। उसके बाद है रणनीति पर विचार करना, जो हम रणनीति बनाए हैं कि कैसे हमें काम करना है, कैसे मार्केट में इस परिवर्तनशील वातावरण में हमें टिकना है, किस तरीके से वस्तु को उपलब्ध करवाना है मार्केट में। तो ये सारा चीज क्या होती है, रणनीति को उस पर विचार करना होता है। यही हो जाती है नियोजन प्रक्रिया में निहित आवश्यक कदम। आपको यहाँ पे जरूरी नहीं कि हर एक पॉइंट याद करना ही करना है। आप एग्जाम में अगर बोला जाता है तो आप अगर 6-7 पॉइंट भी अगर लिख देते हैं और थोड़ा सा डिटेल में आप लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम आपको 10 पॉइंट दिए हैं जो कि हमें अच्छा लगा, ये पॉइंट को हम आपको प्रोवाइड कर दिए, मतलब आपको लिखवा दिए। आप ये काम करिए, अभी तो बताए हैं सॉरी, आप अभी जल्दी से काम करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, फिर हम लोग अगला टॉपिक को देखेंगे। तो आप जल्दी से इसको छोड़ना नहीं है, आप नोट डाउन पहले कर लीजिए और फिर हम आगे देखते हैं। जल्दी जल्दी सारे लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे अभी जस्ट देखेंगे। नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे देखेंगे। और नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, क्लास को रोक के या फिर पीडीएफ नोट्स अगर हम आपको प्रोवाइड करेंगे एजुकेशन हब ऐप पे, तो आप वहां से भी जो है क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे हम पढ़ा रहे हैं तब भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि आप वीडियो को रोक के या फिर क्लास को रोक के आप कर लेना। उसके बाद देखो नियोजन के प्रकार की अगर बात करें, नियोजन के कितने प्रकार होते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये पॉइंट है और आपको अच्छे से समझाएंगे। वैसे दोस्तों अगर बात करें तो मेरा तबीयत का वो ज्यादा सही नहीं चल रहा है अभी, आपको आवाज से ही लग रहा होगा कि हम अभी उतना स्वस्थ नहीं है, लेकिन आप लोग के लिए यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड करना होता है क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है कि सर सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं होगा। सिलेबस तो हम कंप्लीट करवाएंगे ही, उसके लिए आप क्यों घबरा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, मजबूरी में हमें क्लास करवाना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग के लिए इतना कर ही सकते हैं, जब तक जितना हो सके हम ऑब्वियसली उतना कोशिश करते हैं। इवन जब होता है तो हम एग्जाम टाइम में तो रहता ही है, रात को बहुत कम सोया जाता है हम लोग को, मतलब ऑलमोस्ट 3-4 घंटे मुश्किल से हम लोग सोते होंगे। इवन स्टूडेंट से ज्यादा हम लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं ताकि स्टूडेंट मेरा अच्छा करे। ऑब्वियसली इसीलिए आज तक इतने सालों से हम लोग का स्टूडेंट अच्छा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो उनको पढ़ना है ना एक्चुअल वे में, वही सारा चीज। फालतू का पूरा मतलब इतना मोटा किताब है तो आप पूरा पढ़ाया जा रहा है कोई भी टीचर, तो क्या ही फायदा है। और नॉलेज के लिए बात रहा तो आप कोई भी ऑफलाइन स्टूडेंट जो ऑफलाइन क्लास कर रहे होंगे, आप उनसे कोई भी टॉपिक के बारे में पूछ के देखना। आप या तो एक काम करना, कोई भी टॉपिक, इसमें से कोई भी टॉपिक पूछना, वो देखिएगा आपको नहीं बता पाएंगे। या फिर इतना अभी चैप्टर जो पढ़ाए हैं उसमें से आपको कोई भी पॉइंट लग रहा होगा जो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ये चीज है कि नॉलेज में भी यहाँ पे कोई कमी नहीं की जाती है और ना ही आपको की जाएगी। चलिए हम सब कुछ अच्छे से बताते हैं और यहाँ पे नियोजन के प्रकार के बारे में अभी बात कर रहे हैं। तो नियोजन के प्रकार जो है इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये पॉइंट है। तो देखिए आपको पूछा जाएगा कि नियोजन के प्रकार कितने होते हैं, ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है। आपको पूछा जाएगा समय के आधार पर नियोजन के प्रकार कितने होते हैं या फिर प्रबंध के स्तर के आधार पर नियोजन के प्रकार कितने होते हैं। देखिए नियोजन के प्रकार जो है बेसिकली अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला जो है समय के आधार पर, दूसरा है प्रबंध के स्तर के आधार पर, तीसरा है आंतरिक एवं बाहरी योजनाएं, उसके बाद है उपयोग के आधार पर। तो ये यहाँ पे कुछ 4 तरीके से जो है नियोजन के प्रकार को बांटा जाता है। सबसे पहला अगर बात करें समय के आधार पर नियोजन के प्रकार, उसमें आती है पहला जो है अल्पकालीन योजनाएं।
इसमें अल्पकालीन योजनाएं में क्या क्या आती है, इसमें आती है बेसिकली एक दिन में आपको क्या काम करना है, या फिर एक सप्ताह में आपको क्या काम करना है, या फिर एक महीना में आपको क्या काम करना है, या फिर आपको एक जो है 3 माह में क्या काम करना है, या फिर आपको 6 महीना में क्या काम करना है, या फिर आपको 1 साल में क्या काम करना है। तो बेसिकली अल्पकालीन योजना में यही आती है, मतलब यहाँ पे आप कम समय के लिए आप योजनाएं बना रहे होते हैं, चाहे वो 1 दिन के लिए हो, सप्ताह के लिए हो, महीना के लिए हो, 3 महीना के लिए, 6 महीना के लिए, या फिर 12 महीना के लिए हो। तो ये अल्पकालीन योजनाएं के अंतर्गत आती है। उसके बाद दीर्घकालीन योजनाएं क्या होती है, ऐसी योजनाएं में क्या आती है, ऐसी योजनाएं में जो लंबे समय के लिए होती है, लंबे अवधि के लिए होती है, उन सारी योजनाओं को शामिल किया जाता है। जैसे इसमें अगर बात करें 10 साल, 15 साल, 20 साल, ऐसी योजनाओं को तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे ये समय के आधार पर नियोजन के 2 प्रकार होते हैं, अल्पकालीन योजनाएं, दीर्घकालीन योजनाएं। तो बेसिकली आपको ये बस इतना जान लेना काफी है इसके बारे में, और ज्यादा कुछ डिटेल जानना भी नहीं है। उसके बाद देखिए प्रबंध के स्तर के आधार पर नियोजन के प्रकार। अब नियोजन के प्रकार जो है प्रबंध के स्तर में पूछ रहा है, तो प्रबंध के स्तर आपको बताए थे ना, प्रबंध के स्तर कौन कौन से होते हैं, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय, 3 स्तर होते हैं प्रबंध के। अब अगर उसके आधार पर नियोजन के प्रकार की बात करें तो उच्च स्तरीय योजनाएं में क्या होती है, जो उच्च स्तरीय प्रबंधक होते हैं वो कुछ कुछ योजनाओं का बनाते हैं और उसको पूरे व्यवसाय, पूरे उपक्रम पर लागू करते हैं। उसके बाद मध्य स्तरीय योजना क्या होती है, जो मध्य स्तरीय प्रबंधक के द्वारा लागू किया जाता है, और इसमें क्या होती है, अपने अधीनस्थों को जो है क्या करना होता है, उसके लिए योजना तैयार करके और उन्हें बताना होता है। तो ये हो जाती है मध्य स्तरीय योजना। उसके बाद निम्न स्तरीय योजना क्या होती है, जो कि पर्यवेक्षक वगैरह करते हैं, वो ये देख, पर्यवेक्षक का काम क्या होता है, पर्यवेक्षण करना, देखना काम सही तरीके से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, जो उनको पढ़ाया गया, जो उनको सिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो जो पर्यवेक्षक वगैरह जो नियोजन बनाते हैं उसे निम्न स्तरीय योजना कहते हैं। तो यहाँ पे प्रबंध के स्तर के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्लियर, समय के आधार पर 2 पार्ट, अल्पकाल, दीर्घकाल, कम समय के लिए अल्पकाल, लंबे समय के लिए दीर्घकाल। उसके बाद प्रबंध के स्तर के आधार पर बात करें तो स्तर प्रबंध के 3 होते हैं, उच्च, मध्य, निम्न। तो यहाँ पे वही उसी तरीके से यहाँ पे जो उच्च स्तरीय प्रबंधक के द्वारा किया जाता है, योजना बनाया जाता है, उसे उच्च स्तरीय योजना कहते हैं। जो मध्य के द्वारा तो मध्य स्तरीय योजना, जो निम्न स्तरीय के द्वारा तो वो निम्न स्तरीय योजना कहलाती है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। आगे यहाँ पे देखिए आंतरिक एवं बाहरी योजना। ये आंतरिक एवं बाहरी योजना क्या होता है, जो योजना आंतरिक अंदर की चीजों के मतलब व्यवसाय के अंदर के लिए योजना बनाई जाती है उसे आंतरिक योजना कहते हैं। जैसे कितना हमें वस्तु का उत्पादन करना है, क्या खर्च होगी, कितना लेबर की जरूरत है, कितना पूंजी की जरूरत है, तो ये सारे चीज क्या हो जाता है, ये सब की योजना तैयार करना आंतरिक योजना कहलाती है। और बाहरी योजना तब क्या होती है, जो मतलब व्यवसाय की बाहर की योजनाएं होती है, जैसे कितना विक्रय होगा, कितना जो है हमें जो है माल मार्केट में उपलब्ध करवाना होगा, क्रय मतलब जो है ये जो होती है मूल्य कितना रखना होता है। तो ये सब जो क्या होती है, ये सब होती है बाहरी योजनाएं। तो ये बेसिकली आंतरिक और बाहरी योजनाएं हो जाती है। अब देखिए आगे यहाँ पे क्या है, उपयोग के आधार पर नियोजन के प्रकार। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये तो जाने समय के आधार पर, प्रबंध के स्तर के आधार पर, और यहाँ पे जो है मतलब स्थान के आधार पर, यानी आंतरिक और बाहरी स्थान योजना जो होती है। उसके बाद उपयोग के आधार पर, उपयोग भी होता है ना नियोजन का। तो उपयोग के आधार पर अगर बात करें, अस्थायी अथवा बार बार उपयोगी, मतलब कुछ कुछ ऐसे होते हैं योजना बनाई जाती है जो कि लंबे अवधि के लिए बनाए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल हम बार बार करते रहते हैं, तो वो हो जाती है अस्थायी या बार बार उपयोगी योजना। इसमें क्या होती है, एक बार योजना बना तो वो पूरे साल तक के लिए चलेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, लंबे अवधि के लिए चलेगा, या फिर पूरे व्यवसाय के लिए वो योजना है कि ऐसे काम करना है, इसमें हमारा उद्देश्य ये है, हमारा इस तरीके से काम करने का प्रक्रिया है, इसको आप फॉलो करें। तो ये सारा चीज यहाँ पे अस्थायी अथवा बार बार उपयोगी योजना में आती है। आगे यहाँ पे एकल उपयोग योजना है, मतलब इसमें क्या होते हैं, एक बार योजना बनाया वो एक काम के लिए बनाया गया। मतलब अगर हमें जो है क्या चीज करना है, अभी कुछ सीजन चल रहा है और इसमें हमें जो है एक येलो कलर का जो है टी शर्ट प्रिंट करना है, कितना 100 टी शर्ट प्रिंट करना है। इसके लिए हम योजना बनाए कि किस तरीके से इसको काम देना है, कितना खर्च आएगा, क्या कॉस्टिंग है, कहां से सामान आएगा, कच्चा माल कहां भेजना है, इसका योजना बना। तो बस ये 100 टी शर्ट के लिए बना है, तो यहाँ पे ये हो जाएगी एकल उपयोग योजना, मतलब एक काम के लिए बनाया गया। और ये क्या होता है, अस्थायी अथवा बार बार योजना, ये हर एक काम के लिए होता है। व्यवसाय में कुछ भी काम हो रहा है तो उसके लिए होता है, ये होती है एकल उपयोग योजना, मतलब एक ही काम के लिए। तो क्लियर, यहाँ पे नियोजन के प्रकार क्या होती है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। छोटा सा पॉइंट है, आप कोशिश करेंगे तो जल्दी से अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। कोई भी कहीं से कुछ दिक्कत तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, जितना हम आसान आपको बना के दिए हैं। चलिए आप जल्दी से थोड़ा सा नोट करिए और फिर हम आगे देखते हैं। थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, लिखना भी जरूरी होता है, लिखोगे नहीं तो फिर एग्जाम में कैसे लिखोगे।
नोट डाउन करते चलिए, फिर हम अभी आगे का टॉपिक तो देखेंगे ही और अच्छे से आपको बताएंगे। थोड़ा सा हम आगे का टॉपिक कोशिश करेंगे बुक से भी बता देंगे, क्योंकि बजट अच्छा टॉपिक है और अक्सर स्टूडेंट इसमें फंसते हैं। चलो दोस्तों, अब हम लोग आगे की टॉपिक बात करते हैं। थोड़ा सा आप जल्दी हाथ चलाइए और लिखिए अच्छे से। कुछ बच्चे होते हैं जिनका हाथ बहुत स्लो चलता है, तो थोड़ा फास्ट करिए, एग्जाम में भी आपको लिखना रहेगा। चलिए अब हम लोग आगे के टॉपिक को देखते हैं। जल्दी जल्दी, जो लोग नहीं लिखे हैं जल्दी से लिखिए। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं। अगला हमारे पास टॉपिक है बजट। बजट क्या होती है? आप अक्सर बार बार सुनते होंगे बजट शब्द, ये वर्ड बहुत बार सुनते होंगे और अक्सर एग्जाम में आपके पास प्रश्न आती है। और एक बार देखे थे पिछले सेशन में स्टूडेंट ये पूछ रहे थे बजट के प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ पे बजट के प्रकार अलग अलग अनुसार से होते हैं, तो इसके अनुसार आपसे पूछा जाएगा कि समय के अनुसार बजट के प्रकार कितने होते हैं। तो ये सब आपको एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिए यहाँ पे मेनली सबसे पहले तो हमें बजट को जानना है। बजट किसे कहते हैं? सरकार की क्या चीज? बजट किसे कहते हैं? व्हाट इज बजट? व्हाट डू यू मीन बाय बजट? सरकार की आय एवं व्यय का एक जो है विवरण जिस प्रपत्र में एकत्रित किया जाता है उसे बजट कहते हैं। क्या चीज? सरकार की आय एवं व्यय का एक विवरण जिस प्रपत्र में एकत्रित किया जाता है उसे बजट कहते हैं। मतलब सरकार की जो आय है या व्यय है उसका विवरण जो है जिस प्रपत्र में एकत्रित किया जाता है, लिखा जाता है, बताया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है? बजट एक योजना होती है कि मतलब आगे हम किस तरीके से खर्च करेंगे या फिर किस तरीके से हमारा जो है आय होगा, किस तरीके से हमारा इनकम होगा, एक्सपेंडिचर किस तरीके से होगा। तो ये सब का जो योजना जो लिखा जाता है कि हमें अगले साल या फिर इस साल कुछ इस तरीके से हम पूरा खर्च करने वाले हैं इस पंचवर्षीय योजना में। मतलब जैसे सरकार की तरफ से आ जाता है कि मतलब इस साल जो है मतलब इस पंचवर्षीय योजना में हम इस तरीके से काम करेंगे और हमारा बजट ये है कि इस तरीके से मेरा आय होने वाला है, इस तरीके से मेरा व्यय होने वाला है। वो योजना का जो प्रपत्र होता है उसको क्या कहते हैं? उसको बजट कहते हैं। क्लियर? बजट किसको कहते हैं समझ में आ गया। बजट एक योजना होती है। बजट भी बिल्कुल क्या होती है? योजना होती है। योजना क्या होती है? नियोजन होती है। योजना मतलब क्या? नियोजन। नियोजन मतलब बस बिल्कुल बजट। बजट क्या होता है? एक योजना होती है जिसमें ये लिखा रहता है कि किस तरीके से व्यय करना है, किस तरीके से आय होगी। उसके बाद भविष्य में होने वाली व्यय के अंशों में पेश करना। मतलब भविष्य में जो व्यय होने वाली है या फिर आय होने वाली है उसको अंशों में पेश किया जाता है कि इतना करोड़ का मतलब लॉस होने वाले या इतना करोड़ का आय होने वाले है, तो वो बजट हो जाती है। ठीक है। अब अगर बात करें बजट के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ बजट, बजट कितने टाइप्स के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बजट? तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास है समय के अनुसार, दूसरा है कार्य के अनुसार और तीसरा है लोच के अनुसार। तो चलिए अब इसके बारे में भी आपको बताते हैं और अच्छे से बताएंगे। समय के अनुसार सबसे पहले लंबी अवधि के लिए, तो मतलब आपको नाम से क्लियर है, लंबी अवधि के लिए, छोटी अवधि के लिए, चालू अवधि। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है? लंबी अवधि के लिए मतलब यहाँ पे अगर बात करें 10 साल 20 साल के लिए बनाया गया तो उसके लिए छोटी अवधि यानी 1 साल के लिए बनाया गया या फिर कम समय के लिए बनाया गया। और चालू अवधि यानी जो है कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए, 1 दिन 2 दिन 10 दिन या 1 महीना, इसके लिए अगर बनाया गया तो वो हो जाती है चालू अवधि। अभी अगर बुक से हम आपको इसके बारे में बताएं तो चलिए थोड़ा सा बता ही देते हैं आपको। आप लोग कहोगे नहीं तो भैया आप जो है पूरा स्पीड से खींच रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं है, हम बहुत आराम से आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए वही सारा चीज लिखा हुआ जो अभी हम बोले हैं ना, बिल्कुल वही चीज है। तो देखिए लंबी अवधि के बजट के बारे में अगर बात करें, तो लंबी अवधि के बजट के बारे में तो ये देखिए, इस प्रकार के बजट में संस्था की लंबी अवधि की व्यावसायिक नीति को प्रदर्शित करने के लिए उच्च प्रबंध वर्ग द्वारा बनाए जाते हैं। ये प्रायः 5 से 10 वर्षों की अवधि में बनाए जाते हैं। तो मतलब लंबी अवधि में क्या होता है? 5 से 10 वर्षों के लिए जो है यहाँ पे ये बजट तैयार की जाती है। अब अगर बात करें छोटी अवधि के लिए, तो छोटी अवधि के बजट में देखिए ये बजट प्रायः 1 से 2 वर्षों की अवधि के लिए संस्था की आर्थिक नीति को ध्यान में रखते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे रुकिए हम आपको अलग मार्कर से लिख देते हैं। तो यहाँ पे लंबी अवधि के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे हो गया 5 से 10 वर्ष। ठीक है, 5 से 10 ईयर। उसके बाद अगर बात करें तो अगर छोटी अवधि के लिए तो यहाँ पे 1 से 2 ईयर।
ठीक है, 1 से 2 ईयर। उसके बाद चालू अवधि के बारे में अगर बात करें तो चालू बजट वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अल्प अवधि के लिए बनाए जाते हैं, कम समय के लिए। मतलब जैसे अगर 1 महीना के लिए, एक दिन के लिए, या फिर 6 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, या फिर 30 दिन के लिए, या फिर 90 दिन के लिए, ऐसे कुछ बनाए जाते हैं कम अवधि के लिए, उसे चालू अवधि कहते हैं। ठीक है, चालू अवधि बजट कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो है बजट के अनुसार जो है, सॉरी, समय के अनुसार जो बजट के प्रकार होते हैं 3, वो आपको बता दिए, लंबी अवधि, छोटी अवधि और चालू अवधि। क्लियर, कोई दिक्कत? अब अगला यहाँ पे देखिए कार्य के अनुसार। तो अब चलिए कार्य के अनुसार भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो कार्य के अनुसार जो पहला है विक्रय बजट, समझिए इसको। इसमें बजट अवधि में की जाने वाली बिक्री का हिसाब रखा जाता है। इसमें क्या होता है, एक बजट अवधि जो है, मान लीजिए अगर छोटे अवधि में है, अगर मान लीजिए 1 से 2 साल के लिए है, तो उस अवधि में जो है विक्रय बजट क्या होना होगा, विक्रय कितना होगा, उसके बारे में बजट बनाना विक्रय बजट कहलाता है। उत्पादन बजट, उत्पादन कितना होगा, उसका बजट बनाना उत्पादन बजट कहलाता है। उसके बाद पूंजीगत बजट, मतलब जितना हमारे पास क्या होगा, जो हम पूंजीगत व्यय करेंगे, या फिर जैसे पूंजीगत व्यय में क्या क्या आएगी, जैसे हम जमीन खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, मशीन खरीदे, ये सब अगर व्यय करेंगे तो वो सब पूंजीगत बजट में आएगा। इसमें आय भी आ सकता है और व्यय भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं रोकड़ बजट। तो रोकड़ बजट मतलब कैश में क्या क्या चीज हमें खर्च होगी, मतलब वो सारी चीज, छोटे छोटे जो खर्च होते हैं, कैश बजट, रोकड़ बजट उसको कहते हैं। तो ये हो गई। उसके बाद क्रय बजट, कितना हम कोई भी सामान को खरीदेंगे तो उसका यहाँ पे हिसाब जो होता है क्रय बजट कहलाता है। उसके बाद मास्टर बजट। अब समझिए यहाँ पे मास्टर बजट भी एक अनोखा नाम है, समझिए इसको, और आपको अच्छे से ही बताते हैं। यहाँ पे देखिए बुक में, आपकी बुक में भी क्या लिखा हुआ है मास्टर बजट के बारे में। तो यह जो है संस्था का व्यापक बजट होता है। इसमें उपयुक्त सभी बजटों को सम्मिलित किया जाता है। इस बजट में संपूर्ण व्यावसायिक इकाई को, सभी योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है। ये प्रधान बजट भी कहलाती है। तो मास्टर बजट में जो है ये सारी बजट को सम्मिलित किया जाता है कि विक्रय बजट कितना होगा, उत्पादन, पूंजीगत या फिर रोकड़, क्रय बजट, ये सब को सम्मिलित किया जाता है किसमें, मास्टर बजट में। तो यहाँ पे ये हो गया कार्य के अनुसार। यहाँ पे बजट के प्रकार कितने होते हैं, तो यहाँ पे टोटल 6 प्रकार होते हैं। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत? उसके बाद आगे बात करते हैं लोच के अनुसार। मतलब लोच का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल, जिसमें चेंज होता रहता है। तो देखिए अस्थायी बजट में कोई चेंज नहीं होता है, लोचशील बजट में चेंज होते रहता है। तो ये शॉर्ट में हो गई। आइए बुक का लैंग्वेज भी आपको बताते हैं। अस्थायी बजट, ये बजट वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में बनाए जाते हैं। अस्थायी बजट जो है, जो वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर है, उसके स्टार्टिंग में बनाई जाती है। और फाइनेंशियल ईयर अगर नहीं बताए तो क्या कर रहे हो यार, 11th में आपको बताया गया होगा सब अच्छे से। चलिए बताते हैं आपको। देखिए फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जैसे अगर बात करें 31 मार्च से लेके अगर बात करें तो एक यहाँ पे क्या चीज, सॉरी ऐसे नहीं, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, 31 मार्च तक एक वित्तीय योजना होती है, और 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, तो ये यहाँ पे वित्तीय वर्ष होती है। तो एक वित्तीय वर्ष में ये जो होती है अस्थायी बजट स्टार्टिंग में ही बनाया जाता है, जैसे या तो 1 जनवरी को बनाया गया या फिर 1 अप्रैल को बनाया गया। तो इस स्टार्टिंग में बना लिया गया और उसके बाद इसके अनुसार जो है काम होगी। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, मतलब प्रारंभ में बनाए जाते हैं तथा निश्चित क्रियाओं की विधि को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। इसमें प्राय बदलाव नहीं किए जाते हैं। अस्थायी बजट में नाम से ही पता चल रहा है अस्थायी, एक बार जो बना दिया वही रहेगा, अस्थायी बजट है, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। आगे देखिए लोचशील बजट के बारे में क्या बोला जा रहा है। इस प्रकार के बजट में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को शामिल किया जाता है, इन्हें तैयार किया जाता है। इस प्रकार के बजट में अदृश्य परिवर्तन को भी ध्यान में रखा जाता है। तो इसमें मतलब बहुत सारे परिवर्तन भी किया जाता है। कुछ भी परिवर्तन हुआ, अगर जैसे हमें आय व्यय का बजट बनाए हुए हैं, कितना आय होगा कितना व्यय होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कुछ भी चेंज होती है तो उसको यहाँ पे दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे लोचशील बजट ये कहलाती है। क्लियर, तो यहाँ पे आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि नियोजन प्रक्रिया में निहित आवश्यक कदम क्या क्या है। उसके बाद नियोजन के प्रकार कितने हैं, तो नियोजन के प्रकार में भी बताया बजट क्या होती है और बजट के प्रकार क्या होती है। तो ये सारा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर कर दिए, कोई कहीं से दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और यहाँ पे ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक है जो कि आपको अपने बुक से एक बार रीड कर लेना है। तो मतलब बिल्कुल आप एक बार बुक ओपन करिए, आपके पास कोई सा भी बुक है तो उसमें आप रीड करिए। एक बार आप रीड कर लोगे, जो भी टॉपिक्स हम आपको पढ़ाए हैं आप सेल्फ रीड करोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इवन जब आप कोशिश करिए या तो हमसे पहले पढ़ लिया करिए, मतलब अगर हम कोई भी चैप्टर पढ़ाने वाले हैं उससे पहले पढ़ लिया करिए, या फिर जब हम पढ़ा दिए उसके बाद आप पढ़ लिया करिए, लेकिन पढ़ा करिए, तभी आपको एक बेटर नॉलेज मिल पाएगा। मतलब देखिए हमारे क्लासेस को देख के आपके लिए काफी है, लेकिन
लेकिन आपको अगर चाहिए कि हमें 99 नंबर्स लाना है या फिर आपको बहुत अच्छा मार्क्स लाना है, 90 प्लस लाना है, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। तो आपको अपना एक बार बुक भी रीड कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे ये चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट होती है। अब जो भी बात रही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वो सब मिलता रहेगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, जब अगले चैप्टर के साथ में। तो दोस्तों आपको अगर यहाँ पे ये पूरा क्लास पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत करके क्लासेस को ला रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक तो आप लोग बिल्कुल करेंगे, ठीक है। चलिए आज यहाँ पे इतना ही रहने देते हैं, आगे हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।